Welcome, Periyar Nayakar. For the Brahmins, you are tiger. जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों हमने देखा है कि दुनिया में लोग आते हैं और चले जाते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन तक तो लोगों के भीतर अपनी पहचान बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बाद अपने जीवन की जो छाप है लोगों के मन मस्तिष्क पर छोड़ के जाते हैं। साथियों, ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व के धनी शीलप्रिय बौद्ध जी आज हमारे साथ में हैं। उनके परिचय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वे उस महान शख्सियत के धनी हैं जिसने बहुत ही कम शिक्षा के होते हुए भी इस समाज के लिए वो महानतम कार्य किए, जिनके लिए यह समाज सदा सदा के लिए ऋणी हो गया। उन्होंने 12वीं क्लास तक की शिक्षा ग्रहण की और उस इतनी अल्प शिक्षा के बावजूद लगभग 20 से 22 किताबों का उन्होंने अनुवाद किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि अनुवाद करने का कार्य कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। बड़े बड़े पढ़े लिखे BA, MA, PhD करे हुए लोग भी अनुवाद के कार्य से घबराते हुए दिखाई देते हैं। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि ऐसी शख्सियत हैं कि जब 1958 में कानपुर के परेड ग्राउंड में पेरियार रामास्वामी जी आए थे, तब उनके स्वागत में अंग्रेजी में जो गीत गाया उन्होंने, जो कविता पढ़ी, और उसके बाद पेरियार रामास्वामी जी ने खुद उनके पीठ को थपथपाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। और वो आशीर्वाद इतना महत्वपूर्ण साबित हुआ उनकी ज़िंदगी में कि वे तब से चले और अभी तक रुके नहीं हैं। आज 84 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, 85वें वे साल में चल रहे हैं, और अभी भी उनकी कलम वही आग उगल रही है जो आज से बहुत साल पहले उगलती थी। और आज हम देखते हैं कि आज वे 84 साल के होने के बाद भी इतने एक्टिव हैं कि अभी भी अपने कलम से वो लोहा मनवाने का कार्य कर रहे हैं। जबकि आज हम देखते हैं कि समाज के 24 वर्ष के युवा, 34 वर्ष के युवा, आज वो हमें समाज में कहीं भी चिंतन मनन अध्ययन के कार्य में दिखाई नहीं देते हैं। और आज हम देखते हैं कि समाज में जितनी जागरूकता बढ़ रही है, वहीं पर हमारे युवा वर्ग चिंतन मनन और अध्ययन से दूर भागता हुआ दिखाई देता है। साथियों, इससे पहले कि मैं उनसे सीधी वार्ता पे चलूं, यह चाहूँगा कि वे स्वयं अपने मुखरबिंद से इस कविता को पढ़ें और आपको बताएं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो शीलप्रिय बौद्ध जी, आपका NB News 24/7 में आपका स्वागत है। सभी व्यूअर्स को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने ये कार्य ले रखा है। आज के नौजवान पढ़े लिखे हों, नौकरी पेशे हों, वो इधर ध्यान नहीं देते कि समाज का एक बहुत बड़ा अंग बन गया है ये टीवी और ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये बहुत बड़ी आपकी ताकत बन रही है। इसलिए इसमें भाग लेना ज़रूरी है। इन्होंने ऐसा उचित समझा और मेरे पास आए। मैं इनका पहले ही धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे लिए सोचा और मेरी मैसेज को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं इनको पुनः धन्यवाद देता हूँ। इनके जो प्रश्न होंगे मैं कोशिश करूँगा कि उचित ढंग से मैं इनको बताऊँ। तो शीलप्रिय जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को वो कविता पढ़कर सुनाएं जो कि आपने पेरियार रामास्वामी जी के वेलकम में, उनके स्वागत में, उस कानपुर के परेड ग्राउंड पे आपने वो बोली थी। जो मैं इस कविता का एक बैकग्राउंड जो है बहुत मुख्य वो बताना चाहता हूँ कि सन 1956 के आसपास एक बहुत बड़ा आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ और जिसके नायक थे पेरियार EV रामास्वामी नायकर। और उन्होंने कई पार्टियों, जस्टिस पार्टी में भी काम किया, कांग्रेस में भी काम किया, लेकिन उनको जब समझ गए कि इनसे कोई में लाभ नहीं है, आम जनता को कोई लाभ नहीं है, गरीब को, पिछड़ों को, दलितों को कोई लाभ नहीं है, तो उन पार्टी को छोड़ करके और उन्होंने स्वयं एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। और सबसे पहले कांग्रेस के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया, ये कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ बोल रहे हैं, इसका हम शोक मनाते हैं। और उस शोक प्रदर्शन के लिए अपने समर्थकों को उन्होंने कहा कि आप काली लुंगी और काली बुशर्ट पहनेंगे। ये प्रचार किया और वो आंदोलन उनका बहुत सफल रहा।
जबकि उनको बदनाम भी किया, उसको ब्लैक सर्टेड मूवमेंट कहा गया, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की और उसको बढ़ते रहे। और उनकी मांग थी कि हमारा ये देश है, ये दो भागों में बना है। यहाँ ये हमारा देश है, हम आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, हम इनको द्रविड़ कह करके भटकाया गया, बहकाया गया, और इन्होंने आर्यों ने, उत्तर भारत के आर्यों ने हमारे पर कब्जा कर रखा है। इसलिए मैं इसको कम से कम ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी उस वक्त कहलाती थी, इसको हम अपने तमिलनाडु, नाडु माने देश होता है, तो कहा ये तमिलनाडु है और हम इसके लिए जी लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, और दलितों के लिए हम काम करते रहेंगे। इसी सब बातों को जानकर के तो उस समय रिपब्लिकन पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रही थी। बाबा साहब की डेथ हो चुकी थी, तो और वहाँ कानपुर बोर्ड के लोग बहुत एक्टिव थे। वहाँ के फुल्लीदास कुरील, तिलक चंद कुरील प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हनुमान प्रसाद कुरील जो सेक्रेटरी हुआ करते थे, राजेंद्र प्रसाद अहरवार जी उसके भी मंत्री हुआ करते थे। ऐसे बहुत सारे, और उस वक्त हमारी उम्र करीब 18 साल की होगी, तो मैं भी उनके पीछे लगा रहता था और सभी कार्यक्रम में जाता रहता था। जब मालूम हुआ कि पेरियर साहब आ रहे हैं, तो मेरे से जो वो नज़दीकी वहाँ के कार्यकर्ता थे, मिस्टर लाला राम अहरवार जी, उन्होंने कहा कि पेरियर साहब के विषय में उनके लिए स्वागत गीत होना चाहिए, लेकिन स्वागत गीत हिंदी में तो होने कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हिंदी जानते ही नहीं हैं, तो कोई इंग्लिश वाली बात हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बहुत से लोगों से बात की, सब ने इनकार कर दिया, इस लायक नहीं वो लोग थे जो रचना कर सकते। तो ये चुनौती उनकी मैंने स्वीकार की। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। आप के लिए मैं बड़े गर्व की बात नहीं कहता अपने लिए, लेकिन मैं उस वक्त केवल मैं 11वीं क्लास में मैंने एडमिशन लिया था। 58 में 57 में मैंने हाई स्कूल पास किया था, और 58 में मैंने एडमिशन लिया था पीपीएन कॉलेज में, जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू भी वहाँ से इंटर पास करके निकले थे, वहीं से उन्होंने वकालत की सर्टिफिकेट ली थी। उस कॉलेज पीपीएन कॉलेज कहते हैं, पंडित पृथ्वीनाथ कॉलेज, उसमें मैंने दाखिला लिया था। तो मैं वहाँ पढ़ता था, और चूँकि एक्टिविटीज़ में मैं सदा से आगे रहा। हमारा एक ग्रुप था हमारे साथियों का, उनके साथ में हम लोग एक्टिविटीज़ करते रहते थे, और बाबा साहब से संबंधित और स्वामी अच्युतानंद से संबंधित अन्य लोगों के संबंधित में लिटरेचर को पढ़ता रहता था, प्रचार करता रहता था। तो जब ये एक समस्या आई कि इनके स्वागत गीत को कौन लिखे और कौन पढ़े, तो मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया, चुनौती स्वीकार किया, और मैंने जो गीत लिखा वो अंग्रेजी में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं उस सीन को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, पेरियर साहब किस तरह से विराजमान थे। उनके लिए बहुत ऊंचा स्टेज बनाया गया था। उनके साथ वीरामणि उनके सेक्रेटरी थे, यंग थे उस वक्त, अब तो शायद मेरे से बहुत बड़े हैं, 100 साल के हो रहे होंगे, अब मुझे नहीं पता है वो हैं कि नहीं हैं। और उनकी मिसेज थी, और एक बड़ा बुलडॉग, बहुत बड़ा वो था। तो पेरियर साहब को सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठाया गया। इधर उनकी पत्नी जी बैठी थी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वीरामणि बैठे हुए थे, वो गाइड कर उनको असिस्ट करने के लिए। और उनका चेहरा इतना भव्य था कि शायद आजकल भी बहुत सारे लोग कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखते हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर से भी अच्छे उनका चेहरा दिखता है। जिन लोगों ने पेरियर साहब को देखा होगा या उनके चित्र देखे होंगे, उनसे पता लगता होगा कि कितना भव्य चेहरा। और उनका रंग काला नहीं था, वो थोड़ा पीलापन लिए हुए, बहुत गोरे चिट्टे, और बड़ा रक्तिम आभा लिए वो थे। बहुत ही प्रभावी व्यक्तित्व था उनका। और काली वो शर्ट हाफ और लुंगी काली पहने हुए, वो उसी तरह वीरामणि भी, और वो उनके जो साथ में उनकी पत्नी थी वो भी काले लिबास में थी। और जब स्टेज पर बैठे तो और साथ में जैसे उनका जो डॉग था बुलडॉग, वो ऐसे पेरियर साहब के पैर को सामने बैठ गया, हर जगह पे बैठता था। अब हमारे यहाँ चूँकि अंग्रेजी में पेरियर साहब बोलना चाहते थे, और उन्होंने बोला भी, तो अंग्रेजी का अनुवाद कौन करे, उस वक्त अंग्रेजी हमारे लोग कहाँ जानते थे। तो मिस्टर डीएन मोदी नाम के एक लीडर थे, उन्होंने उनका अनुवाद वहाँ पर किया। उससे पहले मुझे आज्ञा की गई
कि मैं उनके लिए स्वागत गीत पढ़ूं, जो 8 फरवरी 1958 की बात है, परेड ग्राउंड कानपुर की। वहाँ मुझे ये अवसर मिला कि मैंने ये गीत जो लिखा था उसको मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, कहीं बीच में मैं गड़बड़ा जाऊँ तो ध्यान में उम्र का मेरा ख्याल करके उसे माफ़ करना। इसकी हेडिंग है इन दी ऑनर ऑफ पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर, परेड ग्राउंड कानपुर यूपी। वेलकम। मैंने लिखा वेलकम वेलकम पेरियार नायकर। पेरियार माने बड़ा भाई होता है, सम्माननीय बड़ा भाई। वेलकम वेलकम पेरियार नायकर, फॉर द ब्राह्मण्स यू आर टाइगर, इन द light of glittering face, your glittering face, in the light of your glittering face may see long time future race। आगे अनुवाद सुनना, मैं अनुवाद नहीं करूँगा, ऐसे पढ़ता जाऊँगा। They will try again and again to bring in goods despite of pain. It was sunset, Ambedkar's fate, but a new sun arose after a wait. Those who crushed will bend sure and will resound. Truth is pure. To lead animally unjust life, better to die with sharpless knife. Hence I say, you be in power and make yourself like iron tower. Whether the target would thy chest, don't care, for thy aim is best. All the human being, men or women, have just equal rights is proven। तो ये कविता इस तरह मैं पढ़ी। इसको हिंदी में अगर आप जानना चाहें तो मैं अनुवाद करके बता सकता हूँ, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा